वो किसी शायर की चंद पंक्तियां हैं ना, ये चादर सुख की मौला भी बड़ी छोटी बनाता है, सिरा कोई भी थामो दूसरा कुछ छूट जाता है। यकीनन अब अम्मू के पास ठाट बाट, नौकर चाकर, खाने पीने, खेल खिलौनों की कोई कमी नहीं थी, मगर नन्ही सी अम्मू का वो सबसे बड़ा दोस्त, उसकी माँ वेदा, अब अम्मू के साथ नहीं रहती थी। क्योंकि वेदा को फिल्मों में काम करना पड़ता था, वेदा दिन रात फिल्मों में मेहनत किया करती थी, जिस कारण अम्मू को वक्त नहीं दे पाती थी, जिससे देखते ही देखते अम्मू अकेलेपन की शिकार होने लगी, बेचैन रहने लगी, अपनी माँ के प्यार के लिए तरसने लगी। एक बार की बात है, अम्मू के स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी। अम्मू ने माँ पर निबंध लिखा। निबंध इतना मार्मिक था, इतना भावनात्मक था कि पढ़ते हुए अध्यापिका की आंखों से आंसू बह निकले। पूरे स्कूल में दिखाई गई अम्मू की वो कॉपी। अम्मू को निबंध में इतने अच्छे रिमार्क्स मिले थे कि अम्मू खुशी से झूमते हुए हाथ में वो पन्ना पकड़ के घर के भीतर दाखिल हुई कि पहुंचते ही माँ को दिखाऊंगी, क्योंकि माँ स्कूल जाने से पहले घर में थी। मगर अम्मू को कहाँ पता था कि अम्मू स्कूल से आएगी और माँ कहीं दूर किसी इलाके में शूटिंग करने जा चुकी होगी। अम्मू ने माँ को नहीं देखा तो माँ का इंतज़ार करने लगी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। नन्ही सी अम्मू दोपहर से स्कूल आने के बाद शाम तक इंतज़ार करती रही, मगर माँ नहीं आई। रात आ गई मगर माँ नहीं आई। अगला दिन आया, अगली रात आई, अगला दिन आया, अगली रात आई, मगर माँ नहीं आई। और जब 3 दिनों के बाद माँ आई तो हाथों से दुमड़ा हुआ, माँ पर लिखा हुआ, अम्मू के आंसुओं से भीगा हुआ निबंध का वो पन्ना वहीं मेज पर पड़ा हुआ था। वेदा ने पन्ना पढ़ा तो आंखें भीग आईं। पलटकर अम्मू को ढूंढने लगीं तो देखा अम्मू निढाल पड़ी हैं, जिसकी आंखें रो रो कर अब सुस्ताने लगी थीं, सूज चुकी थीं। वेदा ने अपनी बिटिया को इस हालत में देखा तो झट से बिटिया को गोद में उठाया, माथा चूमा, वादा दिया कि अब से वो हर समय उनके साथ रहेंगी, अम्मू से दिल की हर बात करेंगी, बिल्कुल पहले जैसी दोस्त हो जाएंगी अम्मू की। मगर ये महज दिलासे का झूठा फतना भर था। ऐसा नहीं था कि वेदा अपनी बिटिया के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी, मगर मर्दों की बनाई हुई इस इंडस्ट्री के तकाजे वेदा को अपनी बिटिया के साथ वक्त गुजारने नहीं देते थे। क्योंकि कोई समझने को तैयार नहीं था एक माँ की भावनाएं, कोई समझने को तैयार नहीं था एक माँ की ममता। और यही वजह थी कि वेदा इस फिल्मी दुनिया में काम जरूर करती थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी बिटिया भी इसी फिल्मी दुनिया में जाए, कतई नहीं चाहती थी। इतनी नफरत करती थी इस फिल्मी दुनिया से वेदा कि अगर एक रोज अम्मू को तैयार होते भी देख लेती थी ना तो डांट के श्रृंगार करने से रोक देती थी कि सजना नहीं है, ताकि कहीं सजने से फिल्मों में काम करने के अरमान ना जाग जाएं अम्मू के दिल में। मगर नियति कैसे कैसे खेल रचती है ना। जो वेदा अपनी बिटिया अम्मू को सजने संवरने नहीं देती थी कि कहीं उसके दिल में फिल्मों में काम करने के अरमान आ जग जाएं, एक रोज खुद ही अपनी 16 बरस की बिटिया की उंगली पकड़ उसे फिल्मों के सेट पर ले आई, सिनेमा की दहलीज तलक लेकर चली आई थी। मगर यह वेदा ने जानबूझकर अपनी इच्छा से नहीं किया था। गुजरते वक्त के साथ वेदा को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो चुका था, जिसके बाद घर के माली हालात इस बात की गवाही नहीं दे रहे थे कि अब वेदा खुद अपने घर का भार उठा सके। ऐसे में वेदा को उस वक्त यही मुनासिब लगा कि अगर 16 बरस की अम्मू को तमिल फिल्मों में काम मिलने लग जाए तो अम्मू के लाए हुए पैसों से घर पटरी पर चलता रहेगा। और यही वजह थी कि जबरदस्ती ही सही, मगर वेदा ने खुद अम्मू को फिल्मों की दुनिया में दाखिल कराया। अम्मू का बिल्कुल मन नहीं था फिल्मों में काम करने का, वो तो देश का नामी गिरामी वकील बनना चाहती थी। मगर मजबूरियों ने अम्मू का फिल्मों में काम करना मजबूरी बना दिया था। मगर अम्मू को कहां इल्हाम था। नियति का यही तो खेला है कि वो जिस तमिल सिनेमा में मजबूरी के लिए काम करने आएंगी, देखते ही देखते वो खुद तमिल सिनेमा की मजबूरी बन जाएंगी कि अगर हिट चाहिए तो अम्मू को अपनी फिल्मों में लेना ही होगा।
देखते ही देखते चंद महीनों के भीतर भीतर फिल्मों की दुनिया में अम्मू का सितारा बुलंदी की ऐसी इमारतें चढ़ता चला गया कि देखने वाले देखते रह गए। आहिस्ता आहिस्ता अभी चंद बरस ही तो हुए थे अम्मू को तमिल सिनेमा में दाखिल हुए, मगर अम्मू ने अपने अभिनय के बूते अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी तमिल सिनेमा पर कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर अब इबारतें अम्मू के नाम के हस्ताक्षर को तमिल सिनेमा के इतिहास में दर्ज करने लगी थी। मगर अभी तो ये महज शंखनाद था। अम्मू को तमिल सिनेमा के इतिहास में अपने नाम का हस्ताक्षर थोड़े करना था। अभी तो अम्मू को तमिल सिनेमा का नया इतिहास खुद अपने हाथों से लिखना था। मगर उसके लिए हर गणेश को किसी व्यास की जरूरत पड़ती है। अम्मू को भी किसी साथी की जरूरत थी, जो जरूरत तमिल सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले MG रामाचंद्रन तलक जाकर थमती हुई नजर आई। ये बरस 1967-68 का था जब पहली दफा अम्मू ने MGR के साथ काम किया था। और फिर तो कहने को कोई शब्द नहीं है हमारे पास। तमिल सिनेमा के बारे में अगर रत्ती भर भी इल्हाम होगा तो आपको अम्मू और MGR की जोड़ी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होगी। कोई कुछ जवाब दे ही नहीं सकता है, बस मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें मिलेंगी, क्योंकि इतनी करोड़ मुस्कुराहटें बांटी थी MGR और अम्मू ने तमिल सिनेमा के 70 mm के पर्दे पर। यकीन मानिए अम्मू और MGR की जोड़ी ने तमिल सिनेमा पर ऐसा राज कायम किया, अपनी ऐसी सल्तनत बनाई कि वैसी सल्तनत हिंदुस्तान के किसी सिनेमा में आपको नजर ही नहीं आएगी। करीब 7 बरस तक 7 साल तक तमिल सिनेमा पर हुकूमत करती रही अम्मू और MGR की जोड़ी। लगातार 25 से ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में देकर तमिल सिनेमा का चित्र पलट के रख दिया था अम्मू और MGR की इस जोड़ी ने। और जब आप एक दूसरे के साथ इतने बरस तक लगातार काम करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से एक रिश्ता तो बंध ही जाता है। MGR अम्मू से उम्र में करीब 24 साल बड़े थे, मगर उम्र के आंकड़ों की ये दूरी कभी दिल की दूरी में तब्दील नहीं होने पाई थी। MGR अम्मू के लिए उनके गुरु, उनके मेंटोर, उनके साथी कलाकार, उन्हें अभिनय सिखाने वाले, उनके सब कुछ थे। टूट कर प्यार करने लगी थी अम्मू MGR को, अपनी जान से ज्यादा चाहने लगी थी अम्मू MGR को। तो कैसे भी अपशब्द बना देंगे किसी के भी रिश्ते के विषय में। अम्मू के दिल में MGR के लिए जो भावनाएं थी उन्हें समझने की हैसियत नहीं है हमारी और आपकी। यकीन मानिएगा उस रिश्ते की पवित्रता इतनी गहरी थी कि शायद उस पवित्रता के बदले की निर्मल रोशनी MGR भी अम्मू को नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि हाँ, अम्मू प्यार करती थी MGR को, टूट कर चाहती थी MGR को, मगर वो प्यार स्वाभिमान के सामने पलड़े में तौला नहीं जा सकता था। अम्मू इस रिश्ते में नाम चाहती थी, अपना हक चाहती थी, MGR की सार्वजनिक स्वीकृति चाहती थी, जो MGR अम्मू को दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि MGR की एक पत्नी जानकी रामचंद्रन पहले से थी और अम्मू किसी की दूसरी पसंद बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार देना चाहती थी। ये उनके स्वाभिमान पर ठेस थी, इसीलिए अम्मू बार बार MGR से कहती रही कि वो उनके और अम्मू के रिश्ते को एक नाम दे। और जब वो नाम MGR नहीं दे सके तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही अम्मू ने अपने दिल के जज्बात अपने दिल के भीतर ही दफन कर लिए। और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह अम्मू और MGR का ये अफसाना अफसानों में ही कहीं गुम सा हो गया। बरस 1976-77 आते आते MGR जहां एक और तमिलनाडु के निर्वाचित मुख्यमंत्री के पद पर जा बैठे, तो वहीं अम्मू अब तमिल सिनेमा की सीमाओं को पार कर तेलुगु सिनेमा में अपना नाम कमा रही थी। दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो चुके थे। और जाहिराना तौर से जब आप किसी से इतने दूर हो जाते हैं तो आपके जहन में भी संभावनाओं के बीज आहिस्ता आहिस्ता रोपित होने ही लगते हैं। एक नई संभावना, एक नया चेहरा, एक नया प्यार जो अम्मू की जिंदगी में दस्तक देता है चेन्नई में होने वाली एक पार्टी के भीतर, जहां अम्मू की मुलाकात तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार शोभन बाबू से होती है। अम्मू देखते ही देखते कब शोभन के इतने करीब चली गई ये अम्मू को खुद भी नहीं इल्हाम हुआ। आहिस्ता 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 आहिस्ता
अम्मू की ज़िंदगी में मोहब्बत दोबारा से अपने दिलकश नज़ारे भरने लगी। अम्मू और शोभन का प्यार परवान चढ़ने लगा। मगर तकदीर यहाँ भी अम्मू को मोहब्बत के बदले मानो दर्द ही देने वाली थी। ये अम्मू की ज़िंदगी में लगातार तीसरा वाकया होने वाला था जब अम्मू ने किसी से टूट कर प्यार किया था, जी जान से चाहा था और फिर महज उसकी एक स्वीकृति भर के लिए तरसती हुई उम्रें गुजार दी, मगर उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। पहले अम्मू की माँ, जिनसे बचपन में अम्मू ने टूट कर प्यार किया मगर उनके पास अम्मू को देने के लिए वक्त नहीं था। फिर एमजीआर, जिनसे अम्मू ने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया मगर उन्होंने भी अम्मू को अम्मू का हक नहीं दिया। और फिर अब लगातार तीसरी दफ़ा ये शोभन बाबू, जिनसे भी अम्मू ने जी जान से प्यार किया मगर इन्होंने भी अम्मू को नाम नहीं दिया, हक नहीं दिया, पहचान नहीं दी और अम्मू बिना पहचान के किसी रिश्ते में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो देखते ही देखते अम्मू ने शोभन बाबू से भी चंद बरसों के भीतर किनारा कर लिया। मगर ये बार बार मोहब्बत की कश्ती में सवार होना और फिर बीच भंवर में कश्ती से उतर जाना और भंवर को अपने पुरुषार्थ से पार कर दोबारा किनारे पर लौटना आपको मजाक लगता है क्या? एक मोहब्बत टूटने के गम में लोग अपनी जिंदगियां तबाह कर देते हैं और यहाँ तो अम्मू ने 3 मोहब्बतों के टूटने का दर्द सहा था। वो दर्द अब अम्मू के जहन पर ही नहीं, अम्मू के जिस्म पर हावी होने लगा था। अम्मू का वजन बढ़ने लगा था। वजन बढ़ने के नाते अम्मू को फिल्मों में काम कम मिलने लगा था। माने 1980 आते आते तो लोग कहने लगे थे अब अम्मू का वक्त गुजर गया। तब तक अम्मू भी पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी, मगर थक कर गिरी ही तो थी वो, अभी हारी तो नहीं थी। हारना ही तो कभी सीखा नहीं था अम्मू ने। एक शाम यूं ही अम्मू बैठी हुई थी कि अचानक अम्मू को कुछ एहसास हुआ। अम्मू शीशे के सामने गई, अपने आप को देखा और बस मन ही मन में संकल्प किया कि अम्मू वापस आएगी। तमिल सिनेमा की सुपरस्टार अम्मू वापस आएगी, अम्मू वापस आएगी। मगर अम्मू को वापस आने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी थी वो थी अम्मू का कहीं दूर चली जाना, कहीं दूर जाकर कुछ वक्त अपने साथ गुजारना, अपने बदन पर काम करना, वजन कम करना और फिर लौटकर वापस आना। और इसी के लिए अम्मू ने जल्द ही 7 समंदर पार अमेरिका के एक बड़े फिटनेस क्लब को ज्वाइन किया और वहीं रहकर अपने वजन पर काम करने लगी। मगर अम्मू को कहाँ इल्हाम था कि हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक के लहरों को पार कर वो अपने जिस नए कल की नई इबारत लिखने के लिए अमेरिका की धरती पर रुकी हुई हैं, उसी अमेरिका की धरती पर उनके बीत चुके कल की कुछ दर्द भरी यादें दोबारा उनका इंतज़ार कर रही हैं। उन यादों का नाम था एमजी रामाचंद्रन, जो उन दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर अमेरिका की यात्रा पे थे। और जब हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अम्मू और एमजीआर एक ही शहर में हो तो ये महज नियति का संयोग तो नहीं हो सकता है। ये नियति का कोई इशारा था, जिस इशारे के मायने शायद नियति ने इन दोनों के एक उसी सहमित्र को समझा दिया था जिस सहमित्र के घर हुई एक पार्टी के दौरान करीब 108 महीनों यानी करीब 9 बरस के बाद अम्मू और एमजीआर दोबारा एक दूसरे के सामने आते हैं, नजरें नजरों से मिलती हैं और मानो एक ही नज़र में दोनों ने 9 बरस के रंज भुला दिए थे। यकीन मानिए एमजीआर और अम्मू ने उस पार्टी में एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि दोनों को ऐसा लगा कि मानो उनकी प्यास को मिटाने वाला आब उनके पास आ चुका है। क्योंकि वो ऐसा वक्त था, ऐसी घड़ी थी जब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। एमजीआर को अपनी पार्टी के भीतर अपने एक ऐसे भरोसेमंद सिपहसालार की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो उनके पीछे पूरी वफादारी से उनके लिए उनकी पार्टी पर लगाम लगा सके, कब्जा जमा सके। और वहीं दूसरी ओर शोभन बाबू के दिए हुए जख्मों के बाद अब अम्मू को एक कंधा चाहिए था, जिस कंधे पर
अम्मू दर्द भरे 2 आंसू बहा सके, वो अम्मू को एक थपकी दे सके, एक सुकून, एक आश्वस्ति की थपकी। अब अम्मू को इस रिश्ते में कोई नाम नहीं चाहिए था, बस इस रिश्ते का सुकून चाहिए था। और जब 9 बरस के बाद उस रोज अम्मू ने एमजीआर को देखा तो मानो एमजीआर की नज़रों में अम्मू को वही सुकून नजर आया, वही आश्वस्ति नजर आई। और देखते ही देखते अमेरिका की धरती पर इन दोनों की ज़रूरतों ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए इतना ज़रूरी बना दिया कि जब अमेरिका से एमजीआर दौरे के बाद वापस हिंदुस्तान लौटे तो उनके साथ में अम्मू थी बतौर उनकी पार्टी की सदस्या। कहने वालों ने कहा ये कल की फिल्मों की अदाकारा सियासी मंचों पर अपनी अदाएं नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि यहां डायलॉग राइटिंग्स नहीं चला करती हैं, यहां सियासी मंचों पर खड़े होकर सियासी बातें करनी पड़ती हैं, जो इस हीरोइन के बस की बात थोड़ी ना होगी। मगर सबकी जुबान पर ताला लगा तब जब अम्मू ने अपनी पहली सियासी रैली में अपनी जुबान पर लगा हुआ ताला खोला। वैसे शायद वो ताला खोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के जहन तो अम्मू को देखते ही ऐसे बंद हुए थे कि ना कुछ समझ आ रहा था, ना कहा जा रहा था, ना समझा जा रहा था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कल तलक जिस अम्मू को तमिल सिनेमा के भीतर बिकिनी और स्कर्ट पहनने की वजह से नग्नता की हदें पार कर देने वाली अदाकारा का तमगा दे रहा था समूचा महाशरा, आज उसी महाशरे के सामने वही अम्मू सफेद सूती श्वेत वस्त्र धारण किए हुए सियासी मंचों पर खड़े होकर सधे हुए अंदाज में अपने सियासी विरोधियों के ऐसे परखच्चे उड़ा रही थी कि देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा था। और ये तो महज वानगी थी, शंखनाद था उस सिलसिले का, जिस सिलसिले ने आहिस्ता 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 जब ख्वाबों के नए सिलसिले बुने तो मानो एमजीआर और अम्मू के हर सियासी ख्वाब पूरे होने लगे। देखते ही देखते तमिल सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरने वाली ये जोड़ी अब सियासी क्षितिज पर अपना जलवा बिखेर रही थी। अन्ना और अन्नी की जोड़ी ने मानो तमिलनाडु की सियासी फिजाओं को पलट के रख दिया था। चंद बरसों के भीतर भीतर तमिलनाडु की सियासी फिजाओं में अन्नी का जादू सर चढ़ के बोलने लगा था। लोग एमजीआर के बाद एमजीआर के सियासी वारिस के तौर पर अम्मू को देखने लगे थे। और यकीनन ये एआईएडीएमके के स्थापित नेताओं को कतई रास नहीं आ रहा था। वो इंतजार में थे किसी मौके की कि जैसे मौका मिले तैसे अम्मू के सियासी पर कतर सकें। और नियति ने वो मौका बहुत जल्द दे दिया। जब एक रात अचानक एमजीआर को दिल का दौरा पड़ता है, एमजीआर को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां तत्काल अचानक सहसा एमजीआर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उस वक्त अम्मू अपने घर में सो रही थी। अम्मू के सेक्रेटरी ने जब अम्मू को आकर बताया कि एमजीआर नहीं रहे तो अम्मू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यकीन ही नहीं हुआ अम्मू को 2 पल के लिए कि अब उनके गुरु, उनके साथी कलाकार, उनके मेंटोर, उनकी जिंदगी के सबसे बड़े आधार स्तंभ एमजीआर इस दुनिया में नहीं रहे। मगर जब तलक अम्मू भावनाओं के गहरे समंदर में गोता लगाती, तब तलक उनकी सियासी बुद्धि ने उन्हें इशारा दिया, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, एमजीआर के साथ रहने का है, एमजीआर का साथ निभाने का है। आप सोच रहे होंगे एमजीआर तो ये दुनिया छोड़कर चले गए, अब काहे का साथ निभाना। तो ये एमजीआर का साथ निभाने का विचार अम्मू के दिल का नहीं था, दिमाग का था। और दिमाग आपके फायदे और नुकसान के तराजू में तौलकर आपको निष्कर्ष देता है। वो निष्कर्ष जो उस वक्त अम्मू को ये बता रहा था कि अगर एमजीआर के बगल में आप नहीं नजर आई तो देखते ही देखते एमजीआर के सियासी वारिस के तौर पर जो आपकी तस्वीर बन रही है, उस तस्वीर पर सवालिया निशान लगेंगे। और उस सवालिया निशान का जवाब वो चेहरा होगा जो चेहरा एमजीआर के साथ इस वक्त लगातार नजर आएगा। अम्मू को ये बात समझ आई। अम्मू गाड़ी भगाते हुए सीधा एमजीआर के घर पहुंची, जहां ये बात एमजीआर के समर्थित नेताओं ने एमजीआर के परिवार वालों को पहले ही समझा दी थी। इसीलिए उन्होंने तत्काल अम्मू के लिए दरवाजे बंद कर दिए, अम्मू के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया।
अम्मू भागते हुए कैंपस की सीढ़ी चढ़ते हुए मकान के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो छत का दरवाजा बंद कर दिया गया। लौटकर वापस जब तक सीढ़ी पर थी तब तक अम्मू ने सीढ़ी पर उतरते हुए देखा कि एमजीआर के शव को एम्बुलेंस में भरकर राजाजी पार्क की ओर लेकर जाया जा रहा है। अम्मू सीधा राजाजी पार्क की तरफ आगे गाड़ी भगाकर पहुंची तो वहां पर एमजीआर के रिश्तेदारों ने, विशेषकर उनकी पत्नी जानकी रामाचंद्रन और उनके कुछ रिश्तेदारों ने अम्मू को बार बार एमजीआर के पास जाने से रोका। क्या कुछ नहीं किया गया उस दिन अम्मू के साथ। नोचा गया, खसोटा गया, मारा गया, सर पर मारा गया, धक्का मुक्की तो बहुत दूर की बात है, लगातार अम्मू को शारीरिक तौर से त्रास दिया गया ताकि अम्मू वहां पर ना टिक सके। मगर अब तक की कहानी में इतना तो समझ आ ही चुका होगा आपको कि हारना तो अम्मू ने सीखा ही नहीं था। बावजूद इसके कि उनके पूरे बदन को नोचा गया, सर पर मारा गया, गहरी चोटें दी गई, अम्मू लगातार 21 घंटों तक एमजीआर के शव के पास खड़ी रही, लगातार टिक कर खड़ी रही। और जब इन 21 घंटों के बाद एमजीआर के अंतिम संस्कार के बाद पत्रकारों ने अन्नी से सवाल पूछा कि अन्ना का सियासी वारिस कौन होगा, तो अन्नी के जवाब में बता दिया था कि तमिलनाडु की सियासत पर आने वाले वक्त में हुकूमत कौन करने वाला है। अन्नी ने जवाब दिया, सियासी वारिस कौन होगा या नहीं इसको तय करने की जिम्मेदारी तो तमिलनाडु की जनता की है। जनता जनार्दन है, जिसे बनाएगी वो बन जाएगा। ये सियासी परिपक्वता थी जब अम्मू के जहन और अम्मू की जुबान दोनों के बीच तारतम्यता बिठाते हुए समूचे तमिलनाडु को नजर आ रही थी। और तमिलनाडु की जनता ने अन्नी की इस बात पर मुहर भी लगा दी जब आने वाले विधानसभा चुनावों में पहली दफा तमिलनाडु को एक महिला नेता विपक्ष मिला, मुख्यमंत्री नहीं मिला। जानता हूं आप सभी को इंतजार रहा होगा अन्नी के मुख्यमंत्री बनने का, मगर वो काशी राम का पुराना नारा है ना कि सियासत में पहला चुनाव लड़ा जाता है हारने के लिए, दूसरा लड़ा जाता है हराने के लिए, और तब कहीं जाके तीसरे चुनाव में मिलती है फतेह। अम्मू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले चुनाव में अम्मू ने शिकस्त का सामना किया, दूसरे चुनाव में अम्मू को नेता विपक्ष का पद दिया जनता ने, और तब कहीं जाकर कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ ही सही मगर 1991 में तमिलनाडु की जनता ने अम्मू को न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी बल्कि इसके साथ ही सुपुर्द की एमजी रामाचंद्रन की वो सियासी विरासत, जिस विरासत को आगे बढ़ाते हुए कब अम्मू ने अम्मा बनकर अपनी सियासी विरासत खड़ी कर दी, ये किसी को समझ ही नहीं आया। क्योंकि बरस 1991 से महज अम्मू के एक मुख्यमंत्री कार्यकाल की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि सूत्रपात हुआ था तमिलनाडु की सियासत में अम्मू के युग का, जहां यकीनन उतार चढ़ावों के कई दौर आए, मगर 6 दफा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाते हुए कब वेदा की वो नन्ही सी 2 बरस की अम्मू समूचे तमिलनाडु की अम्मा बन गई। वो अम्मा जो तमिलनाडु के एक तबके के लिए उसकी पुरुच्ची थलाइवी हैं, यानी क्रांतिकारी महिला नेत्री हैं, तो वीरप्पन मोइली जैसे गैंगस्टर्स के लिए हिंदुस्तान की सबसे जल्लाद मुख्यमंत्री, जिसने 20 मिनट के अंदर अंदर 6000 किलोमीटर के इलाके के सबसे बड़े डकैत को गोलियों से भुनवा के रख दिया था। ये जय जयललिता का करिश्मा था, जिस करिश्मे को अगर देखना हो तो उनकी मौत के बाद तमिलनाडु की सड़कों पर रोते बिलखते हुए लोगों की शक्लें देखिए। उनकी आंखों से गिरते हुए अश्कों में आपको जयललिता का करिश्मा नजर आएगा। जय जयललिता के कद का ताब महसूस होगा, क्योंकि एक नेता को और क्या चाहिए, यही ना कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाए तो दुनिया वाले उसके लिए आंसू बहाएं। और अम्मा के लिए करोड़ों ने अपनी आंखों